बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या काम होने वो यहाँ पे हेडिंग में ही मेंशन कर दी है आपको कि इस यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। उसके बाद दूसरा काम भी हो जाएगा दैट इज एब्जॉर्प्शन, दैट इज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टमक के बारे में पढ़ा था। स्टमक में डाइजेशन करते वक्त हमने कहा था कि स्टमक में चर्निंग का प्रोसेस हुआ था, प्रोटीन की डाइजेशन हुई थी, कंप्लीट हो गई थी, पार्शियल हुई थी, पार्शियल हुई थी। इसके अलावा एक और प्रोसेस हुआ था जिसका नाम मेल्टिंग था। मेल्टिंग किसकी की थी हमने? लिपिड्स की। एट द एंड ऑफ द डाइजेशन इन द स्टमक हमने क्या बनाया था? एक सूप लाइक मिक्सचर बनाया था जिसमें पार्शियली डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट से पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन थी और मेल्टेड फॉर्म ऑफ लिपिड से। और उसका नाम हमने क्या रखा था? काइन। क्या नाम रखा था हमने उसका? काइन नाम रखा था, CHYME, काइन। अब हम काइन को जो है ना वो लेके जाएंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन में लेके जाएंगे। अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स देख लेते हैं। कहते हैं सबसे पहला पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है दैट इज ड्यूडेनम, दैट इज ड्यूडेनम। ठीक है, सेकंड पार्ट जो है दैट इज जेजुनम, जेजुनम, NUM। और थर्ड वन है दैट इज इलियम। ठीक है, ये तीन हिस्से हैं बेटे आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर कितने पार्ट्स हैं हमारे पास? 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास ड्यूडेनम। ड्यूडेनम जो है दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, पहला हिस्सा है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है विद स्टमक। किसके साथ कनेक्टेड है? आपने पढ़ा था कि स्टमक के साथ अगर हम इसको कनेक्ट करें, ये ले जी हम इसको स्टमक के साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ था? स्फिंक्टर। क्या लगा हुआ था? स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम था? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, अच्छा इधर ही स्टमक के साथ ही यहाँ पे इसके बैक साइड पे होता है पेंक्रियाज। क्या होता है? पेंक्रियाज। और इधर यहाँ पे इस तरफ होता है लीवर। यहाँ पे किसके लोब होते हैं? लीवर के लोब होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हम बता देते हैं लीवर है और ये पेंक्रियाज। ठीक है, क्योंकि आज हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। हमने जिस दिन पहले दिन डाइजेशन स्टार्ट की थी हमने कहा था एसोसिएटेड ग्लैंड्स होंगे, उनमें सलाइवरी ग्लैंड्स थे, 3 पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक लीवर है और एक क्या हमारे पास? पेंक्रियाज है। लीवर है और पेंक्रियाज है। सबसे पहला पार्ट हमारे पास ड्यूडेनम का है। वो कहता है ड्यूडेनम के अंदर काइम एंटर होगा किसके थ्रू? फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर। फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू लिटिल मैस ऑफ काइम जो है वो किस में एंटर होगा? ड्यूडेनम के अंदर। वो कहते हैं जैसे ही ड्यूडेनम के अंदर एसिडिक काइम एंटर होगा। बेटे हमने इसको एसिडिक का क्यों नाम दिया? क्योंकि इसमें एक एसिड आ रहा है। कौन सा एसिड था? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। हमने कहा था जो हमने फूड कल मिक्स की थी, जो सूप लाइक मिक्सचर बनाया था, उसकी नेचर एसिडिक थी। जैसे ही एसिडिक काइम हमारी कहाँ पे एंटर होगा? ड्यूडेनम में। अच्छा ड्यूडेनम की लेंथ भी बता देते हैं, आपकी बुक में लिखी हुई है 10 इंच, इंचेस कहते हैं या 25 सेंटीमीटर। आपके पास ये जो बड़ा स्केल होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, 10 इंच का तकरीबन। अच्छा एसिडिक काइम है, क्या है? जैसे ही एसिडिक काइम आपकी कौन सी वॉल्स को टच करता है? ड्यूडेनम की वॉल्स को टच करता है तो ड्यूडेनल वॉल्स जो हैं वो एक्टिव होती हैं। उनके जो सेल्स हैं वो सिक्रीशंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिक्रीशंस बनाते हैं। जैसे स्टमक के सेल्स ने क्या बनाया था? स्टमक के सेल्स ने क्या बनाया था? गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाया था? गैस्ट्रिक जूस। उसमें क्या क्या चीजें थी गैस्ट्रिक जूस में? HCl था, शाबाश। एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम था जिसका नाम पेप्सिनोजन था, शाबाश। और हमारे पास क्या था? म्यूकस। क्या था? म्यूकस। वो स्टमक की दीवारों से आया था, इसलिए हमने गैस्ट्रिन का नाम रखा, सॉरी उसका गैस्ट्रिक जूस नाम रखा। आपने देखा स्टमक से रिलेटेड जितने भी ये सिरप्स वगैरह मिलते हैं उनका नाम ही गैस्ट्रो से शुरू होता है। तो गैस्ट्रिक, गैस्ट्रो, इट इज रिलेटेड विद स्टमक। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक दोनों के अमराज के लिए जो है ना इस तरह की मेडिसिन होती हैं जिनके गैस्ट्रो वेस्ट्रो से नाम शुरू होते हैं। ठीक है, और इसका जो डॉक्टर होता है उसका नाम भी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट होता है। क्या नाम होता है? गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट। गैस्ट्रो मींस स्टमक से और एंट्रोलॉजिस्ट जो इंटेस्टाइन से जो है ना वो आपके वाकिफ हो। तो
जैसे ही हमारा एसिडिक काइम ड्यूडिनल की वॉल्स को टच करता है तो ड्यूडिनल की वॉल्स जो है वो एक्टिव हो जाती हैं एंड दे विल सिक्रीशन, ये सिक्रीशन खारिज करेंगी। अब वहां पे जो जूस आएगा बेटे वो ड्यूडिनल जूस, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटेस्टाइनल जूस। पहली चीज क्या आई है हमारे पास इंटेस्टाइन में? इंटेस्टाइनल जूस। कहां से निकला है? इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों से निकला है। कहां से निकला है? इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों से निकला है। यहां तक बात समझ आई? हम लेके क्या आए थे? काइम। लेके क्या आए थे? एसिडिक काइम। और काइम के साथ पहली सिक्रीशन क्या मिला दी हमने? इंटेस्टाइनल जूस। कहता है जैसे ही इंटेस्टाइनल जूस अगर जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा ये सेल स्टिमुलेट होंगे। और इसी तरह हमारे पास कल हमने एक हार्मोन पढ़ा था जो स्टमक में रिलीज होता है, उसका नाम क्या था? गैस्ट्रिन। क्या नाम था? और हार्मोन की क्या नेचर होती है? स्टमक में आता है, ब्लड में जाता है? ब्लड में जाता है। ब्लड के जरिए दोबारा स्टमक में आएगा और स्टमक वॉल्स पे काम करेगा और वहां से किस चीज को निकलवाएगा? सिक्रीशंस को, गैस्ट्रिक जूस को इंक्रीज कर देगा, यानी ज्यादा प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम निकलवाएगा, ज्यादा एचसीएल निकलवाएगा। इसी तरह हमारी जो इंटेस्टाइन है यहाँ से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम सेक्रेटिन होता है। क्या नाम होता है? सेक्रेटिन एंजाइम है, सॉरी नॉट द एंजाइम, सेक्रेटिन इज अ हार्मोन। सेक्रेटिन इज अ हार्मोन। हार्मोन रिलीज होता है, ब्लड में जाता है और ब्लड के जरिए जब वो सर्कुलेट करता हुआ दोबारा हमारे पैंक्रियाज के पास या हमारे लीवर के पास आता है तो इनको स्टिमुलेट करता है कि ये अपनी अपनी सिक्रीशंस निकालें। इनको स्टिमुलेट करता है ये अपनी अपनी सिक्रीशंस निकालें। कहता है कौन कौन सी सिक्रीशन निकालेंगे? जैसे ही आपका लीवर एक्टिव होता है, जैसे ही आपका लीवर एक्टिव होता है तो ये सिक्रीट करता है बाइल। ये क्या सिक्रीट करता है? बाइल। और जैसे ही आपका पैंक्रियाज जो है वो एक्टिव होता है तो ये सिक्रीट करता है पैंक्रियाटिक जूस। क्या बनाता है? पैंक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो टोटल कितनी चीजें आ रही हैं बच्चा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में? 3 किस्म की सिक्रीशंस। किसके साथ मिलाने जा रहे हैं हम इनको? काइम के साथ। पहली चीज क्या है हमारे पास? इंटेस्टाइनल जूस। दूसरी चीज क्या है हमारे पास? लीवर नहीं मिला रहे, लीवर से आने वाला बाइल मिला रहे हैं। और तीसरी चीज पैंक्रियाज से आने वाला पैंक्रियाटिक जूस मिला रहे हैं। अच्छा आप जरा देखें, ये जो पैंक्रियाज है ये यहाँ पे आ रहा है, इसमें से एक नाली इधर से आ रही है और ये यहाँ से हमारे पास डक्ट आ रही है लीवर से। ठीक है, ये देखें पहले एक नाली थी जो किससे आ रही थी? ये लीवर की कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं। फिर ये हमारे पास जो है वो बाइल डक्ट है। ये क्या है हमारे पास? बाइल डक्ट है। और ये हमारे पास पैंक्रियाज से आने वाली पैंक्रियाटिक डक्ट है। पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस आएगा और लीवर से क्या आएगा? बाइल आएगा। बेसिकली ये बाइल कहाँ से आता है? ये गाल ब्लैडर में स्टोर हुआ होता है। किसमें स्टोर हुआ होता है? गाल ब्लैडर में। पित्ता जो होता है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, तो गाल ब्लैडर से जो है यहाँ से रिलीज होता है। अच्छा अब वो कहता है देखें ये हमारे पास कितनी नालियां मैंने जोड़ी हैं ड्यूडिनम के साथ? एक। उस एक नाली का नाम है कॉमन बाइल डक्ट। क्या नाम है? कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, इस कॉमन बाइल डक्ट से पहले दोनों नालियां अलग-अलग थी, यानी पैंक्रियाज से आने वाले जूस की नाली अलग थी, बाइल के आने वाली नाली अलग थी। लेकिन ये दोनों नालियां आपस में मिल जाती हैं, दोनों डक्ट्स आपस में मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इनका नाम रखते हैं दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। दिस इज कॉमन बाइल डक्ट। इससे पहले ये सिस्टिक डक्ट होती है। क्या होती है? सिस्टिक डक्ट। एंड देन ऊपर जो है ना वो कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट एंड लेफ्ट। हेपेटिक डक्ट्स हैं, लीवर के अंदर होती हैं जो बाइल को कलेक्ट करती हैं और इधर लेके आती हैं। फिर इसमें से सिस्टिक डक्ट होती है जो यहाँ से बाइल को यहाँ पे ट्रांसफर करती है। यहाँ तक बात समझ आई है? नहीं आगे अब हम कहते हैं कि हमारे पास जो पैंक्रियाज से आने वाला जूस है उसका नाम क्या है? पैंक्रियाटिक जूस। लीवर से आने वाला जो मटेरियल है उसका नाम क्या है? बाइल। वो किसके जरिए हमारी ड्यूडिनम में एंटर हो रहा है? कॉमन बाइल डक्ट के जरिए। किसके जरिए? कॉमन बाइल डक्ट के जरिए। वो किसके अंदर एंटर हो रहा है? ड्यूडिनम के अंदर। ठीक है, अब ड्यूडिनम के अंदर पहले से कौन मौजूद है? काइम, एसिडिक काइम। काइम के साथ अब हम उसको क्या कर देंगे? मिक्स अप कर देंगे। किस किस चीज को? अब इनकी थोड़ी थोड़ी हम कंपोजिशन देख लेते हैं। वो कहता है कि बाइल के अंदर ना बाइल पिगमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं? बाइल पिगमेंट्स और बाइल साल्ट्स होते हैं। इसीलिए जो है ना ये बहुत कड़वा सा मटेरियल होता है जो बाइल वाला है। तो जब वो कोई जानवर वगैरह ज़िबा करते हैं तो कहते हैं इसका पित्ता जो है आम ले में कहते हैं इसमें पित्ते में जहर होता है, तो इसको अलग कर दो, या गोश्त के ऊपर अगर गिर जाए तो वहां से उसका टेस्ट जो है ना वो अजीब सा हो जाता है। तो बेटे बाइल पिगमेंट्स हैं। क्या है? और यही अगर हमें जॉन्डिस हो जाए या कान हो जाए,
ठीक है। तो यही जो पिगमेंट है, येलो कलर का पिगमेंट होता है, ये येलो और ग्रीन दो पिगमेंट होते हैं। तो येलो कलर का पिगमेंट हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, ठीक है। बिलीरुबिन इस पिगमेंट को कहते हैं, तो जिसके नतीजे में हमें जॉन्डिस हो जाता है। हेपेटाइटिस की कंडीशन के अंदर जो है ना, वन ऑफ द मेजर सिम्टम ऑफ द हेपेटाइटिस इज जॉन्डिस। तो बाइल पिगमेंट्स ही होते हैं वो, क्लियर। देखें कोई कहीं पे मैंने कोई एंजाइम लिखा है, इसका मतलब बाइल में कोई एंजाइम नहीं है। तो बाइल किसी किस्म की फूड की डायरेक्ट डाइजेशन नहीं करेगा, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन। कैसे हेल्प करेगा वो जब हम डाइजेशन में देखते हैं तो फिर इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। एक हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस रह गया और दूसरी क्या चीज रह गई, पैंक्रियाटिक जूस। वो कहते हैं ऑलमोस्ट दोनों से सेम चीजें आती हैं। क्या क्या चीजें आएंगी, वो कहते हैं एक एंजाइम कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए आएगा, एक एंजाइम प्रोटीन की डाइजेशन के लिए आएगा, एक एंजाइम लिपिड की डाइजेशन के लिए आएगा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन के लिए जो आएगा दैट विल बी द पैंक्रियाटिक अमाइलेज। क्या होगा, पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम का क्या काम होता है, स्टार्च वगैरह की जो है ना वो डाइजेशन करना। किसकी डाइजेशन करना, स्टार्च की। फिर P फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम्स आने बच्चा, दीज आर ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिनोजन, या काइमोट्रिप्सिनोजन। अब आपकी बुक सिर्फ प्रोटीएज लिख देगी, क्या लिख देगी, प्रोटीएज। एंड सिमिलरली लिपिड्स को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास जो एंजाइम आने वो क्या होंगे, लाइपेज। क्या होंगे, लाइपेज एंजाइम होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट मोर और लेस कंपोजिशन इनकी सिमिलर है। इंटेस्टाइन में से भी, इंटेस्टाइनल जूस में भी म्यूकस वगैरह आएगा ताकि इंटेस्टाइन की दीवारें भी डाइजेस्ट ना हो। यहाँ तक बात समझ आई। इंटेस्टाइन से और पैंक्रियाज से आने वाले जो जूस या पैंक्रियाटिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस है, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, पैंक्रियाज से आने वाले एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स हैं, और इसके अलावा काफी सारे एंजाइम्स और भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, इंटेरोकाइनेसेस होते हैं, ठीक है। तो वो सारे के सारे हमारे इंटेस्टाइनल वॉल से और पैंक्रियाटिक जूस में आते हैं, ठीक है। कितनी किस्म के एंजाइम आ रहे हैं, 3। किस टाइप की फूड की डाइजेशन करने जा रहे हैं हम, 1 टाइप, 2 टाइप, 3 टाइप। All the type of the food that is present in our chyme will be digested। क्या लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, complete digestion, यानी हमारे इंटेस्टाइन के अंदर हमारी डाइजेशन क्या हो जाएगी, complete। हमने पढ़ा था कि हमारे ओरल कैविटी में किस चीज को डाइजेस्ट किया था, complete partial digest। स्टमक में किसको किया था, प्रोटीन को, complete नो partial digest। किस चीज को तो हमने हाथ नहीं लगाया था, लिपिड्स तो बिल्कुल ही डाइजेस्ट नहीं किए थे, सिर्फ उन्हें क्या किया था, मेल्ट किया था। कहाँ पे, स्टमक में। किस प्रोसेस में, चर्निंग के प्रोसेस में। किस प्रोसेस में, चर्निंग के प्रोसेस में हमने लिपिड्स को क्या कर दिया था, मेल्ट कर दिया था। तो अब बेटे हमारे पास मेल्टेड फॉर्म ऑफ लिपिड्स हैं और हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड है, और इसी तरह हमारे पास जो प्रोटीन है वो भी क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। अब हमने फर्दर इनकी कंप्लीट डाइजेशन करनी है। इनकी क्या करनी है, कंप्लीट डाइजेशन। छुट्टी करोगे तो फिर नहीं आएंगी ना बातें समझ में। अब हमारे पास नेक्स्ट ज्यूजिनम। क्या है, ज्यूजिनम। वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो ड्यूडिनम और ज्यूजिनम का पोर्शन है, इन दोनों में डाइजेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जिस चीज ने डाइजेस्ट होना है वो चीज डाइजेस्ट हो जाएगी, जिस चीज ने डाइजेस्ट नहीं होना वो कहीं पे भी इसके बाद डाइजेस्ट नहीं होगी। जो कंप्लीट डाइजेशन है बेटा आपकी वो कहां तक हो जानी है, अबाउट 3.4 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ना, 3.4 मीटर लॉन्ग आपकी क्या होती है, ज्यूजिनम। ज्यूजिनम कितनी होती है, 3.4 मीटर लॉन्ग, इतनी ही है। 3.4 है, देखें जरा इसको बुक से कंफर्म कर लें कि 3.4 लिखा है आपकी बुक में, 2.4, ठीक है। 2.4 जो है ना वो आपके पास मीटर में ही ज्यूजिनम है, और अबाउट 2.5 मीटर क्या है, 3.5 मीटर लॉन्ग जो है वो क्या है, इलियम। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो है वो क्या आएगा, इलियम आएगा। चले, वो कहते हैं आपकी फूड डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगी, कंप्लीट प्रोटीन की भी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की भी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी, और लिपिड्स की भी डाइजेशन होना शुरू हो जाएगी। और आपको पता है अगर प्रोटीन की डाइजेशन करवाएं तो उससे क्या निकलेंगे, अमाइनो एसिड्स निकलेंगे। लिपिड्स की डाइजेशन कराएं तो उससे क्या निकलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो लिपिड्स के बारे में, फैटी एसिड्स, और साथ में क्या बनेगा, ग्लिसरॉल,
और अगर आपने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन करवाई है तो उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। उससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। इसके अलावा बहुत से ऐसे मिनरल्स वगैरह जिनकी डाइजेशन की जरूरत ही नहीं होती, वो वाटर के अंदर वैसे ही सॉल्युबल होते हैं। यहाँ तक क्लियर होगी बातें। वो कहते हैं ऑलमोस्ट जब आप जुजिनम में पहुंचोगे, जुजिनम के अंदर कोई नई सिक्रीशन नहीं आनी, वो पुरानी ही सिक्रीशंस काम करती रहेंगी और आपकी फूड की डाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डाइजेशन क्या हो जाएगी, कंप्लीट, मोर और लेस जितनी भी होनी थी हो गई सारी। थोड़ी बहुत डाइजेशन किसमें भी हो सकती है पॉसिबल, इलियम। लेकिन इलियम का जो मेन काम है दैट इज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, दैट इज एब्जॉर्प्शन। क्लियर। कितनी है आपके पास, 3.5 मीटर लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब वो कहता है कि इलियम में, इलियम का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसके अंदर लेट्स के ये मैं आपको इलियम दिखा रहा हूँ, इसके अंदर ना यूं उभार बने होते हैं छोटे छोटे, फिर इनके ऊपर भी छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, ठीक है। इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनता है, ठीक है। और इसके अंदर एक तो हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट है और इसी तरह हमारे पास ब्लड वेसल्स हैं। क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर एक हम बनाते हैं, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही है बेटे, इसका नाम है विलाय। क्या नाम है, विलाय। विलस भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, विलस। एक होगी तो विलस, प्लूरल होंगी तो विलाय। इसके ऊपर छोटी छोटी फर्दर माइक्रोविलाय होती हैं। क्या होती हैं, माइक्रोविलाय। क्यों इसके ऊपर फर्दर छोटी छोटी माइक्रोविलाय हम लगाते हैं, क्या रीजन है, ताकि वो एब्जॉर्ब कर लें। तो एब्जॉर्ब करने के लिए सिंपल सीधी सरफेस भी तो बना सकते थे हम। माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को क्यों हमने फोल्ड किया था, स्पेस या सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए। वो कहता है कि काफी सारे 1000 टाइम्स जो है ना, 100,000 टाइम एरिया इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विलाय एंड माइक्रोविलाय। विलाय एंड माइक्रोविलाय, इनकी मौजूदगी की वजह से 1000 गुना जो है ना हमारे पास एरिया इंक्रीज हो जाता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। अब वो कहते हैं ये जो विलाय है, इसकी जो दीवारें हैं ये सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी है। किसकी बनी है, सिंगल लेयर ऑफ सेल। इसी तरह यहाँ पे इस विलाय के अंदर जो ब्लड सप्लाई आ रही है, इसके अंदर ब्लड वेसल है जिसका नाम कैपिलरी है, जिसका नाम ब्लड कैपिलरीज है। अब ये जो कैपिलरीज हैं ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनती हैं। किसकी बनती हैं, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। मल्टीपल सेल्स की लेयर्स की क्यों नहीं बनाते, अगर एक से ज्यादा सेल्स की लेयर्स बना दें तो क्या होगा, हम काम क्या करने जा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। तो मिसाल के तौर पे आपको मैंने एक बच्चे को जो है ना, वो आपके पास स्टूडेंट्स की 10 रोज हैं और एक तरफ स्टूडेंट्स की जो है ना वो 3 रोज हैं। एक बच्चे को मैंने एंड पे भेजना है, तो कौन सा बच्चा जल्दी चला जाएगा, 10 रोज वाला या 3 रोज वाला, सिंपली आसान होगा ना क्रॉस करना। तो यहाँ पे 2 सेल्स की लेयर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, किसको, हमारे अमाइनो एसिड्स को, हमारे फैटी एसिड्स को और हमारे ग्लूकोज वगैरह को, इन चीजों को, ठीक है। चीजों की एब्जॉर्प्शन आसान हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी, आसान हो जाएगी अगर हमारे पास कितने सेल्स की लेयर होंगी, सिंगल सिंगल। और अगर एक से ज्यादा सेल्स की लेयर्स बना देंगे तो फिर चीजों की एब्जॉर्प्शन मुश्किल हो जाएगी। बात समझ आई। तो जस्ट फॉर द एब्जॉर्प्शन हमारी जो इंटेस्टाइन की दीवारें हैं, खासतौर पे इलियम की जो दीवारें हैं, उसके अंदर जो विलाय हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं और उनके अंदर जो कैपिलरीज हैं वो भी किसकी बनी है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी है। किस लिए सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी है, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके, ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छी हो सके। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, डाइजेशन भी कंप्लीट हो गई और एब्जॉर्प्शन भी हमने शुरू करवा दी। अब वो कहता है जरा एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा और डेप्थ में लिखा हुआ है आपके पास। कहता है एक तो आपने कैपिलरीज बना दी जिसमें ब्लड होगा, एक ये दरमियान में मैंने ब्लैक, इसको जरा मैं हाईलाइट सा कर देता हूँ, ये हमारे पास हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट है जिसको हम लैक्टील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैक्टील। काफी सारी लैक्टील होती है, हर विलाय में एक आती है, ब्लाइंड एंड होता है, इसका आगे से बंद होती है। लैक्टील जो ब्लड वेसल है ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लड वेसल है। जो कैपिलरीज है ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की हैं, ठीक है। अब ये लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है, आप फर्स्ट ईयर के अंदर इसकी डिटेल पढ़ोगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये हमारे लिम्फोसाइट्स जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो बनाता है। हमारी जो बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे मटेरियल की एक्सचेंज होती है कैपिलरीज के साथ, वहाँ पे हमारे ब्लड में से काफ़ी सारा फ्लूइड बाहर आ जाता है। ब्लड बाहर नहीं आता, ब्लड के अंदर से जो पानी या इस तरह के मादे होते हैं, प्लाज्मा वगैरह होता है, वो बाहर आ जाता है। फिर उस फ्लूइड को इकट्ठा करना और वापस ब्लड में शामिल करना किस सिस्टम का काम होता है,
लिम्फेटिक सिस्टम का काम होता है। इसका मतलब लिम्फेटिक सिस्टम ने भी अल्टीमेटली अपना मटेरियल किस में डाल देना है, जाके ब्लड में। किस में डाल देना है? ब्लड में। तो बेटे दो तीन चीजें हैं, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज और बाकी चीजें कहां पे अब्सॉर्ब होंगी? डायरेक्ट किस में? कैपिलरीज में। किस में अब्सॉर्ब होंगी? लेकिन ये जो फैटी एसिड्स वगैरह हैं ये डायरेक्ट हमारे पास कैपिलरीज में अब्सॉर्ब नहीं होंगे। ये किस में अब्सॉर्ब होंगे? लैक्टील्स में। ये किस में जाएंगे? ये लिम्फेटिक सिस्टम में जाएंगे। यानी लिपिड्स वाला मटेरियल, कोलेस्ट्रॉल वाला मटेरियल किस में जाएगा? लैक्टील में। और हमारे अमाइनो एसिड और ग्लूकोज किस में जाएगा? कैपिलरीज में। एक पॉइंट हमारा थोड़ा सा मिस हो गया, बाइल का फंक्शन। बाइल का फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल? देखो इन तमाम एंजाइम्स का फंक्शन तो पढ़ लिया ना हमने। पैंक्रियाटिक अमाइलेज ने कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कर दी, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन जो प्रोटीएसेस ने प्रोटीन की डाइजेशन कर दी, लाइपेसेस ने लिपिड्स की कर दी। बाइल ने क्या किया? What is the function of bile? Bile helps in emulsification. Bile helps in emulsification. Emulsification किसे कहते हैं? कहते हैं आप अगर ऑयल लो, उसको पानी में डालो, तो क्या वो पानी में हल हो जाता है? नहीं हो जाता। अगर आप उसमें थोड़ा सा सर्फ डाल दो ना, डिटर्जेंट, सर्फ, कपड़े धोने वाला कोई भी डाल दो, थोड़ा सा उसको शेक करोगे, फिर ऑयल की लेयर नहीं बनती। आपको ऐसा लगता है जैसे आपका ऑयल जो है पानी में हल हो गया, डिसॉल्व हो गया, उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। छोटे छोटे, अगर आप पानी के अंदर तेल डाल के हिलाओ तो उसके छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। आप थोड़ी देर रखोगे वो फिर दोबारा मिलके एक बड़ा ड्रॉपलेट बन जाएंगे, पूरी लेयर बन जाएगी ना ऑयल की दोबारा। लेकिन अगर आप उसमें सर्फ डाल के हिलाओगे तो फिर उसकी दोबारा लेयर नहीं बनेगी। यही काम हमारे पास लिपिड्स को ब्रेक करना, लिपिड्स को, एक वर्ड बोल रहा हूँ, ब्रेक करना, डाइजेस्ट नहीं करना। डाइजेस्ट होंगे तो क्या बनेंगे? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स वगैरह बनेंगे। लेकिन उनका एक बड़ा ड्रॉपलेट है, उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ना। एक बड़े ड्रॉपलेट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना, वो किसका काम है? बाइल साल्ट्स का या बाइल का काम है? किसका काम है? बाइल का काम है। बात समझ आई? हमारे पास ऑयली मटेरियल होगा ना, उसका एक बड़ा ड्रॉप होगा, वो तो पानी के अंदर हमारे इंटेस्टाइन में जो वाटर वगैरह होगा उसके साथ वो मिक्स नहीं हो रहा होगा। तो फिर बाइल क्या करेगा? बाइल आके उसको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा। छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा तो आपको पता है कि एक बड़ा ड्रॉप हो और उसी के साथ में हमारे पास छोटे ड्रॉप्स हो, तो फायदा क्या होता है? हमारे पास सरफेस एरिया बढ़ जाता है। जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो अब किस एंजाइम के लिए आसानी हो गई? लाइपेज एंजाइम के लिए आसानी होगी, ताकि वो लिपिड ड्रॉपलेट, जो एक बड़ा ड्रॉपलेट था उसके ऊपर काम वो सही नहीं कर पा रहे थे, अब उनका सरफेस एरिया बढ़ गया, अब लिपिड्स आसानी से काम करेंगे और उनकी क्या कर देंगे? डाइजेशन कर देंगे। इसीलिए जिन लोगों का पित्ता रिमूव कर देते हैं, पित्ते में पथरी हो, गॉल ब्लैडर में तो रिमूव कर देते हैं, तो उसको कहते हैं कि आपने फैटी चीजें जरा ख्याल से खानी है, कम खानी है, नहीं खानी, परहेज करने। क्यों? क्योंकि अब उसके फैट की डाइजेशन उतनी अच्छी होने वाली नहीं है, क्योंकि बाइल की स्टोरेज नहीं है, तो बाइल डायरेक्ट थोड़ा बहुत आता रहेगा, तो कहानी जो है उसकी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगी। बात समझ आई यहाँ तक? ये नहीं आई? अच्छा, अब वो कहता है इमल्सिफिकेशन क्या था कि एक बड़े लिपिड ड्रॉपलेट को हमने ब्रेक करके स्मॉल लिपिड ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर दिया। चले वापस आ जाए, इलियम के ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे? एब्जॉर्प्शन। हमने चीजें एब्जॉर्ब कराई, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज वगैरह किसमें एब्जॉर्ब कराया? डायरेक्ट कैपिलरीज में। लेकिन जो फैटी मटेरियल है वो किसमें एब्जॉर्ब कराया हमने? लैक्टील्स में। अब एक और इंटरेस्टिंग बात ये है, वो कहते हैं कि हमारे पास हमारा जो बॉडी का ब्लड होता है, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ हमने किडनी को ब्लड सप्लाई दी है, किडनी को ब्लड सप्लाई देने वाली, जो हार्ट से ब्लड जाएगा, सप्लाई देने वाली ब्लड वेसल का नाम होगा रेनल आर्टरी। क्या नाम होगा? और वापस लेके आने वाली का नाम होगा रेनल वेन। क्या नाम होगा? हम मेन सर्कुलेशन से उसको ब्लड देंगे और वापस लेके किसमें डाल देंगे? मेन सर्कुलेशन में डाल देंगे। बात समझ आई? इसी तरह जिस ऑर्गन को ब्लड देंगे उस ऑर्गन से ब्लड वापस भी लेंगे। यहाँ तक तो बात समझना आई? आपने अगर हार्ट को ब्लड देना है वापस लेना है, किडनी को देना है वापस लेना है, स्टमक को देना है वापस। बात समझ आई? लेकिन वो कहता है हर ऑर्गन का ब्लड डायरेक्ट हम वापस लेके सर्कुलेशन में डाल देते हैं, डायरेक्ट लेके सर्कुलेशन में डाल देते हैं। यानी जैसे रेनल आर्टरी गई, रेनल वेन का वापस मेन में डाल दिया। लेकिन जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई दे देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई, हम स्टमक को, स्मॉल इंटेस्टाइन को अब जब ब्लड सप्लाई दे देते हैं, तो वापस जब हम इसका ब्लड लेते हैं उसको डायरेक्ट हम अपने मेन सर्कुलेशन में, मेन ब्लड में नहीं डालते। बात समझ आई? किडनी से ब्लड, किडनी को ब्लड दिया, वापस लेके दोबारा मेन सर्कुलेशन में डाल दिया।
लेकिन जब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड देते हैं, तो देते हैं डायरेक्ट, लेकिन वापस डायरेक्ट लेके उसको हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा नहीं बनाते, उसको वापस फौरन से मेन नालियों में नहीं डालते। बात समझ आई? फिर कहाँ जाता है? वो कहता है कि हमारा जो सारे का सारा मटेरियल है, ब्लड है, उसके अंदर फूड है, डाइजेस्टेड फूड है। हो सकता है आपने उसमें कोई हार्मफुल केमिकल खा लिया हो, ठीक है, वो इसलिए आपके डायरेक्ट सर्कुलेशन में नहीं डालते, और आपके बहुत सारा ग्लूकोज आ रहा है, फौरन आ रहा है, तो आपकी सारी की सारी जो ब्लड की सप्लाई है स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टमक से लेकर हम पहले देते हैं लीवर को। हम किसको देते हैं? लीवर को। लीवर को कहते हैं कि आपने देखना है कि इसके अंदर जो भी फूड डाइजेस्ट होके आई है, जो एक्स्ट्रा है उसको अपने पास क्या कर लो? स्टोर कर लो। कोई हार्मफुल केमिकल है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर दो, कोई हार्मफुल केमिकल है तो डिटॉक्सिफाई कर दो, और उसके बाद जब आप पास कर दोगे कि ओके है ये फूड, फिर हम इसको किस में डाल देंगे? सर्कुलेशन में। बट एक डक्ट होती है जिसका नाम होता है हमारे पास हिपैटिक डक्ट। क्या नाम होता है? हिपैटिक डक्ट, ठीक है। एक होती है हिपैटिक पोर्टल वेन। एक क्या होती है? हिपैटिक पोर्टल वेन, यानी हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका सारे का सारा ब्लड हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए हमारे किसको पहुंचाया जाता है? लीवर को। किस लिए? फिल्ट्रेशन के लिए, चेकिंग के लिए। एक्स्ट्रा फूड है तो वो क्या कर लेगा अपने पास? एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो क्या कर लेगा? स्टोर। ये नहीं है कि अचानक ग्लूकोज इतना सारा ब्लड में बढ़ा दे, शुगर लेवल बढ़ा दे, नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद अगर कोई हार्मफुल केमिकल्स होंगे तो उनकी क्या कर देगा? आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए कौन सा ऑर्गेनेल इस्तेमाल होता है? शाबाश, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन से वाला? स्मूथ। रफ तो प्रोटीन बनाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका मतलब हमारे लीवर सेल्स में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज्यादा होंगे। लीवर सेल्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मिकदार हेपेटोसाइट्स में ज्यादा होगी ताकि वो डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब हमारा ब्लड क्लियर, उसको क्लीन चिट मिल जाएगी तो फिर हिपैटिक वेन के जरिए, बच्चा किसके जरिए? हिपैटिक का वर्ड जब भी आएगा इट इज रिलेटेड विद लीवर, इट इज रिलेटेड विद लीवर। हिपैटिक, हेपेटाइटिस यहीं से निकला, हिपैटिक से, कि लीवर की इन्फ्लेमेशन। तो बिल्कुल हिपैटिक का जो वर्ड है किसको इंडिकेट करेगा? तो हिपैटिक पोर्टल वेन है तो ये सारे इंटेस्टाइन का ब्लड लेके पहले लीवर को दिया जा रहा है ताकि फिल्टर हो, और उसके बाद वो ब्लड जिसके अंदर डाइजेस्टेड फूड थी वो किस में डाला जाएगा? मेन सर्कुलेशन में। किसके थ्रू? हिपैटिक वेन के जरिए। किसके जरिए? हिपैटिक वेन के जरिए। क्लियर यहां तक? ये आपकी कंप्लीट डाइजेशन भी हो गई, और क्या हो गई? एब्जॉर्प्शन। अब जो रिमेनिंग मटेरियल है जो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जो डाइजेस्ट नहीं होगा, हम उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां भेज देंगे? लार्ज इंटेस्टाइन। अभी वाटर की भी एब्जॉर्प्शन बाकी है, मिनरल्स की भी एब्जॉर्प्शन बाकी है, डिफरेंट विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन बाकी है। क्लियर यहां तक? ये नहीं बात समझ में? रिकॉल कर लेते हैं। हमने कहा ड्यूडेनम, जुजिनम, इलियम, तीन हिस्से हैं। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, काइम एंटर होगा, जैसे ही एंटर होगा एसिडिक होगा, वॉल्स को स्टिमुलेट करेगा, और हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और लिवर से बाइल आएगा। तीनों का फंक्शन, इंटेस्टाइनल जूस और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर डिफरेंट एंजाइम्स होंगे, वो तमाम किस्म की फूड को डाइजेशन के लिए होंगे। लिवर से जो बाइल आएगा उसका काम इमल्सिफिकेशन होगा, उसका काम। जब हम जुजिनम में पहुंचेंगे यही सारा एक्शन कंटिन्यू रहेगा। जुजिनम में तकरीबन हमारी डाइजेशन क्या हो चुकी होगी? जिस चीज ने डाइजेस्ट होना है वो हो जाएगी, जिसने नहीं होना वो नहीं होगी। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम? इलियम में। इलियम का स्ट्रक्चर देखें तो उसके अंदर क्या है? हमें विलाय एंड माइक्रोविलाय मिलते हैं। विलाय का अंदर वाला स्ट्रक्चर देखें तो उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं और लैक्टील। लैक्टील कौन से सिस्टम की ब्लड वेसल्स हैं? लिम्फेटिक सिस्टम की। कैपिलरीज कौन से सिस्टम की है? सर्कुलेटरी सिस्टम की, ठीक है। इनमें ब्लड होगा। अब हमारे पास इस जैसे टॉवल होता है ना, टॉवल देखे ना, तौलिया, ओजरी देखिए कभी अंदर से, स्टमक, बिल्कुल वही जो आपको उसके टॉवल लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो क्या है? वो विलाय और माइक्रोविलाय। क्या है? विलाय और माइक्रोविलाय। जिस तरह टॉवल होता है बिल्कुल ऐसा ही टेक्सचर होता है विलाय और माइक्रोविलाय का, ठीक है। अब वहां से सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं, आसानी से चीजें अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड्स वगैरह ये अब्सॉर्ब होंगे, लेकिन फैटी एसिड और लिपिड वाला मटेरियल लैक्टील्स में जाएगा, और बाकी जो चीजें वो किस में जाएंगी? कैपिलरीज में। अब जो सारे का सारा ब्लड है वो डायरेक्ट हम किसके जरिए कहां पहुंचाएंगे? हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए लीवर में, और लीवर उनकी फिल्ट्रेशन और सब काम करने के बाद हिपैटिक वेन के जरिए मेन सर्कुलेशन में डाल देगा। और ये जो लैक्टील्स है, ये लैक्टील्स मिलेंगी और लार्जर जो लिम्फेटिक सिस्टम की ब्लड वेसल्स हैं उनमें डालेंगी। काइलोमाइक्रोन्स का एक पूरा प्रोसेस है, उनकी फॉर्मेशन होती है, एंड देन जो है ना वो सारे घूमते घुमाते हमारे लिम्फेटिक सिस्टम से ला के उनको किस में डाला जाता है? हमारे मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल दिया जाता है। डक्ट्स होती हैं, लिम्फेटिक डक्ट्स होती हैं मेन, ठीक है, ऊपर ये क्लेविकल के पास ना,
तो उनके ज़रिए हमारी मेन सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? कोई क्वेश्चन नहीं है, निकाल दो। काफ़ी लेंथी हो गया टॉपिक ये वाला। पेज नंबर है हमारे पास 161। Small intestine, complete digestion and absorption. Duodenum comprises the first 10 inches, 25 centimeter of the small intestine, and it is the part of the alimentary canal where the most of the digestive process occurs. Here, food is further mixed with the three different secretions. Number one is bile. Bile कहाँ से आता है? From liver. Helps in the digestion of lipids through emulsification. Bile का क्या काम है? Emulsification करना. By keeping the lipid droplets separate from वन अनदर। आप ये वाला तजर्बा करके देखना, थोड़ा सा ऑयल डालना पानी में, थोड़ा सा सर्फ डालना, हिला के देखना कि वो लिपिड ड्रॉपलेट्स छोटे छोटे अलग होते हैं या नहीं होते। पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज कंटेन एंजाइम्स, ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंड लाइपेज व्हिच डाइजेस्ट द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स रिस्पेक्टिवली। इंटेस्टाइनल juice from the intestinal walls contain the many enzymes for the complete digestion of all kind of food. many enzyme का मतलब काफी सारे मैंने यहाँ पे इकट्ठी लिख दिए दोनों के, chymotrypsinogen, enterokinases and so on. अच्छा, next to the duodenum, 2.4 meter long duodenum, it is connected concerned with the rest of the digestion, carbohydrate and lipids of our bites. हमारे तकरीबन सारी digestion हो गई. Last 3.5 meter long part of the small intestine is ileum. It is concerned with the absorption of the digested food. यहाँ पे क्या होनी है food की? Absorption. This is the circular fold. यहाँ छोटे छोटे गोल गोल folds आएंगे. In the inner walls of the ileum, these folds have the numerous finger-like projections called villi, singular villus. Villi increase the surface area of the inner wall and it helps in a lot in the absorption of the digested food. Each villi is richly supplied. हर villi के अंदर क्या होगा? With blood capillaries and the vessels of lymphatic system called lacteals. The walls of the villus are only single cell thick. The digested molecules, simple sugars, amino acids are absorbed from the intestine into the blood capillaries present in the villi. Blood carries them away from the small intestine. Blood जो है वो small intestine से दूर ले जाता है उन तमाम digested molecules को into blood capillaries present in the एक मिनट ये लाइन मिस हो गई. Blood carries them away from the small intestine via the hepatic portal vein. किसके जरिए दूर लेके जाएंगे? हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए सारे का सारा डाइजेस्टेड फूड और ब्लड किसको देंगे? पहले लीवर को देंगे, ठीक है. एंड गोज टू द लीवर, किस लिए जाएगा? फॉर फिल्टरिंग. हियर द टॉक्सिन्स आर रिमूव्ड, टॉक्सिन्स भी रिमूव किए जाएंगे एंड एक्स्ट्रा फूड इज आल्सो स्टोर्ड. फ्रॉम द लीवर द रिक्वायर्ड फूड मॉलिक्यूल्स गो टुवर्ड्स द हार्ट बाय द हेपेटिक वेन. फिर उसको हार्ट की तरफ रवाना कर देंगे, वेन सर्कुलेशन में डाल देंगे. Fatty acids and glycerols present in the small intestine are absorbed into the lacteal of the villus. Lacteal carries them to the main lymphatic duct from where they enter into the blood stream. उनको डायरेक्ट क्यों नहीं करते? वो फिर एक अलग से बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है, आप डिटेल में देख लोगे. तो ये नीचे आपके पास डायग्राम बनी हुई है. इंटेस्टाइन को उन्होंने ओपन किया है. ओपन करने के बाद ये आपको छोटे छोटे विलाई और माइक्रो विलाई दिख रहे हैं और एक विलस का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, अंदर ब्लड वेसल्स और लैक्टील्स दिखा दिए. ल्यूमन कहते हैं अंदर फलाक. क्लियर? पिछले पेज पे एक साइड बॉक्स है. Bile also contain pigments that are the byproducts of the red blood cells. अच्छा, ये जो bile साल से bile pigments आते हैं, ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं. ये कहाँ से आते हैं? जब हमारे रेड ब्लड सेल मरते हैं. हमारे रेड ब्लड सेल मरने के बाद कहाँ जाते हैं? लीवर में जाते हैं. कहाँ जाते हैं? तो उनकी जो लाशें हैं उनको मार के उनके अंदर से क्या निकाला जाता है? उनमें से बाइल पिगमेंट्स निकाले जाते हैं. और वो बाइल पिगमेंट्स हमारे बाइल के जरिए, असल में वेस्ट है वो हमारी बॉडी का, तो थोड़ा थोड़ा फूड के जरिए हम अपनी बॉडी से उसको क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं. ठीक है. These bile pigments are eliminated from the body with feces. Clear बेटे? इस whole topic में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.